हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग एंशिएंट इंडिया में कल तक हमने वैदिक पीरियड खत्म कर लिया और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है एंशिएंट इंडिया का संगम पीरियड। संगम पीरियड को बेसिकली संगम पीरियड क्यों कहा गया? संगम मतलब क्या होता है? मिलन। मिलन मतलब क्या होता है? जब एक संस्कृति या दूसरी संस्कृति आपस में मिलती है या फिर एक जगह के लोग दूसरी जगह, तो उस चीज को हमने क्या कहा? संगम कहा। संगम बेसिकली ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का जो सिंचित क्षेत्र था, उसे हम तमिलकन प्रदेश जिसको बोलते हैं, वहां पर तमिल कवियों और विद्वानों के मिलन के रूप में इसको देखा गया। ठीक है। और साथ ही साथ इस तरह से नॉर्थ और साउथ के कल्चर्स का भी आपस में मिलना देखा गया। इसीलिए इस पीरियड को हम लोग संगम काल कहते हैं। संगम काल की जो अवधि है वो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास है, और ये इसको महापाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। इसको महापाषाणिक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कि और कालों की जो संस्कृति के आसपास हम मतलब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम जिनकी खोज कर सकते हैं, वैसे ही इस संस्कृति की खोज हमें से इनके महापाषाणों से हुई। महापाषाण वे परिस्थितियाँ होती थी जिनमें ये अपने पूर्वजों को एक कलश में कहकर, वो काला या लाल अमृत भांड होता था, उसमें उनके अस्थि अवशेषों तथा उनके अवशेषों को इसमें मृत काले या लाल मृत भांड में करके दफनाते थे, और उसके ऊपर एक पाषाण लगा देते थे, जिस प्रकार से इसे इस युग का जो प्रतीक है वो महापाषाण हो गया। इसीलिए इस संस्कृति को हम महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति में के प्रमाण हमें मास्की, संगनकुलु, कल्लूर, हल्लूर आदि से मिले हुए हैं, और इस संस्कृति में जो मुख्य अनाज था वो क्या था? धान तथा रागी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे हमने ये समझ लिया कि इसको संगम क्यों कहा गया। अब संगम साहित्य में मेनली 3 वंश के राजाओं, जिसमें चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जिसमें से शासकों की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। तीनों संगमों का उल्लेख जो है वो एक पुस्तक है, इरैयानार अगलोरुल के भाष्य में जो है इन तीनों संगमों का उल्लेख किया गया है। और पांड्य राज्य का जो उल्लेख है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि पांड्य राज्य का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मेगस्थनीज ने किया हुआ है अपनी पुस्तक में। और अशोक के दूसरे अभिलेख में चोल, चेर तथा पांड्य, इन तीनों राजवंशों का उल्लेख है। जैसा कि हमें पता है कि अशोक ने कई अभिलेखों और कई स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था। उसमें से जो इनका द्वितीय अभिलेख है, उसमें इन तीनों राज्यों के राजाओं का उल्लेख है। अब देखते हैं संगम। संगम कुल 3 हुए हैं, जिसमें सबसे पहला संगम जो हुआ था वो मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य या अगत्यार, और इसके जो सदस्यों की संख्या थी 549 सदस्य थे। इसमें 89 पांड्य शासकों ने भाग लिया था, और ये सबसे ज़्यादा समय तक चला, जो कि 4400 वर्षों तक चला है। इसकी प्रमुख जो सदस्य थे उसमें तित्ती, मुरुमेरित, मुरुगबल और मुरुंजीयुरु, ये साउथ के नाम है, तो थोड़े अड़बड़े से ही हैं, ऐसे ही हैं। और इसमें 4499 लेखकों की रचनाओं का प्रकाशन किया गया था। द्वितीय संगम जो था वो कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम या अलवय में हुआ था। इसके अध्यक्ष अगस्त्य थे, बाद में तोलाक्कपियर इनके अध्यक्ष बन गए थे। और इसमें 49 मेंबर थे, और 59 पांड्य शासकों ने इसमें भाग लिया था। 4700 वर्षों तक चला था, और 3700 वर्षों तक चला था, और 3700 कवियों की रचनाओं का इसमें प्रकाशन हुआ था। इसके मेंबर्स मेंबर्स जो थे इरियूर, बेल्लूर, कापियन, कुरुन, गोलोमाखी, मासी, ये इसके प्रमुख सदस्यों में से एक थे। तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था? उत्तरी मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीरर, और इसमें 49 सदस्य थे, 89 पांड्य शासक थे, और 449 कवियों ने इसमें भाग लिया था। अधिकांश ग्रंथ इसके नष्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ महाकाव्य के रूप में अभी भी इस तृतीय संगम में जो हुए थे वो व्यवस्थित है, जैसे इरैनार, कपिलार, परनार तथा शीतला सत्तनार। अब ये देखते हैं कि कुछ प्रमुख साहित्य हैं या प्रमुख रचनाएँ, उनमें किन उनकी विशेषताएँ क्या हैं, या उनमें कुछ तभी कुछ साहित्यों से हमें पुराने शासकों तथा उनके शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि का ज्ञान हो पाता है। तो इसीलिए कुछ जो तत्कालीन पुस्तकें थी, उनमें उनकी प्रमुखता क्या थी, या उनमें किन शासकों का उल्लेख थे, इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक पुस्तक थी पवित्र पात्तु, जिसमें 8 चेर शासकों का वर्णन था। इसके साथ ही इसमें स्त्री तथा सैनिक के श्रृंगार के बारे में वर्णन है, और मृतक संस्कार का भी उल्लेख किया गया है। नाडिन्य, इसमें पंच त्रिणयों का उल्लेख है। अरण्य भूमि तथा ये प्रणय गीत भी इसमें उल्लिखित हैं। परिपादल जो था, ये प्रथम संगीत संग्रह है। इसमें इंद्र और अहिल्या की जो कहानी है, जो गौतम ऋषि से संबंधित है, उसका उल्लेख है। साथ ही मयूर नृत्य का उल्लेख है, और प्रहलाद का उल्लेख है। तुलाकपियम द्वितीय संगम ये इसकी रचना हुई थी। इसकी शैली सूत्र है, सूत्र शैली में इसकी रचना की गई है, और ये व्याकरण का ग्रंथ है, तथा इसमें चारों सत्य, अधर्म, अर्थ तथा काम, और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया गया है। दूसरी पुस्तक एत्तुलौके या फिर अष्टसंग्रह इसका नाम दिया गया है, जिसको हम नड़िन्नह की पुस्तक है। इसमें प्रणय गीत और पंचतनयों का वर्णन है। तिरुमुक्त पाद्य नकीरर की
पुस्तक है और इसमें मुरुगन यानी मुरुगन मतलब शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय का वर्णन है। जैसा कि हमें ये पता है कि जो दक्षिण भारत के मुख्य देवता हैं, उनमें से मुरुगन या कार्तिकेय प्रमुख हैं। कारनार परथू एक पुस्तक है जिसमें वैदिक यज्ञ का वर्णन है। कुरल कुरल ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसको पंचम वेद भी माना जाता है और साथ ही साथ इसे तमिल साहित्य का बाइबिल बाइबिल की भी संज्ञा दी है। इसके साहित्यिक त्रिवर्ग हैं। इसमें साहित्यिक त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम का उल्लेख किया गया है। एलाद ये 4 वेदों का सार है। आचार काव्य में भगवान शिव का वर्णन है। ये कुछ प्रमुख साहित्य थे। अब इनके महाकाव्यों का अगर हम वर्णन महाकाव्य के बारे में अगर हम पता लगाएँ तो सबसे पहले आता है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम ये तमिल साहित्य का एलियड इसको बोला गया है। इसके रचयिता थे इलांगो अदिगल। इसमें केवलन और माधवी ये इनके प्रेम कथा का वर्णन है और कावेरी पत्तनम का भी में ये घटित हुई थी ये घटना। और इसी ग्रंथ में करिकाल जो कि चोल वंश का एक महान शासक था, उसके द्वारा हिमालय तक भारत की विजय का उल्लेख किया गया है। क्योंकि ये दक्षिण भारत की रचनाएँ हैं, इससे ज्ञान प्राप्त होता है कि दक्षिण भारत से लेकर हिमालय तक उसकी विजय यानी काफ़ी विस्तृत विजय का उल्लेख है इसमें। मणिमेखले जो कि सीतले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है, तमिल साहित्य का ओडिसी इसमें कहा जाता है। जीवक चिंतामणि तिरुक्त देवर और ये इसे विग्रह की पुस्तक माना गया है। पेरुंग डाई इसमें राजा उदयन के पुत्र नखानल के साहसिक कार्यों का उल्लेख है। राजनैतिक इतिहास अगर हम ये देखें तो ये पाते हैं कि चोल राज्य उत्तर-पूर्व में विस्तृत था तथा चेर राज्य जो था चेर राज्य जो था वो दक्षिण-पश्चिम में विस्तृत था एवं पांड्य राज्य जो था वो दक्षिण में तथा दक्षिण-पश्चिम दोनों दिशाओं में विस्तृत था। चोल राज्य की अगर हम बात करें तो चोल राज्य की राजधानी पुहार या कावेरीपत्तनम थी। शुरुआत में इसकी राजधानी उत्तरी लूर या उदयरूर थी और इसका जो प्रतीक था वो बाघ या चीता था। उरीवप इरंजितेचिन ये इनके प्रमुख राजा थे। इनकी राजधानी उरैयूर थी जैसे प्रारंभिक राजधानी अभी हमने देखा कि उत्तरी उंड्रूर या उरैयूर थी। कावेरीपत्तनम को करिकाल ने बसाया था और इसी को फिर इन्होंने अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। तो शुरुआत में राजधानी उरैयूर थी और उरैयूर और ये जो राजा था उरीवप इरी इंगल चेन्नी ये अपने सुंदर रथों के लिए जाना जाता था। ये चोल शासक था। एलारा दूसरा प्रमुख चोल शासक था। ये मुख्यतः चोल राज्य का पहला शासक था। मतलब जिसने जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। करिकाल इसके नाम का अर्थ था पाँव जला व्यक्ति। इसने 2 युद्ध किया था, एक वैणी का और वह परंदलई का। वैणी के युद्ध में करिकाल ने चेर तथा पांड्य सहित 11 राजाओं को पराजित किया था और वह पन्नार के युद्ध में करिकाल ने 9 राजाओं को पराजित किया था। करिकाल ने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए हैं और करिकाल ने श्रीलंका तक भी विजय प्राप्त की। पुहार और कावेरीपत्तनम की इसने स्थापना की और अ, उसको अपनी राजधानी घोषित कर दी। साथ ही इसने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बाँध बनाया था और विशाल गोदीवाड़ा की भी स्थापना की थी। गोदीवाड़ा बेसिकली पोर्ट को बोला जाता है और ये दक्षिण भारत उस टाइम पे क्या था, एक व्यापार का प्रमुख केंद्र था जिसमें मसाले, सोना और आदि मसाले जिनमें काली मिर्च प्रमुख था, काली मिर्च को काले सोने की भी संज्ञा दी जाती थी, इतना तो इस तरह से ये गोदी पोर्ट जो था वो तत्कालीन व्यापार में सहायक था। पेरुनलकिल इसमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख है। शेनगणान ये भी एक प्रमुख चोल शासक था। इसके बारे में उल्लेख है, ये माना जाता है कि ये पूर्व जन्म मकड़ा था और इसने कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। अब संगम युगीन चोल शासन में तीसरी और चौथी शताब्दी तक इन्होंने शासन किया, फिर इनका शासनकाल गिर गया था। फिर 9वीं शताब्दी में फिर से एक शासक आया विजयालय जिसने चोल शासन की पुनः स्थापना की। अब आगे देखते हैं पांड्य शासन की जो राजधानी थी, मदुरई थी। प्रारंभिक राजधानी इसकी कोरकई थी। उनका राजकीय चिन्ह या प्रतीक चिन्ह मछली था। नेडियून नामक नदी जो थी नेडियून में पहरुली नामक नदी का उल्लेख और समुद्र की पूजा का भी उल्लेख है। नेडियूम जेलियन ने मतलब एक राजा था ये, इन्होंने एक युद्ध किया तलैयालंगानम का युद्ध, जिसमें चोल चेर सहित 5 मित्र सामंतों को इन्होंने पराजित किया था। इस तरह से हमने संगम काल के 2 प्रमुख शासकों चोल तथा पांड्य साथ ही संगमकालीन साहित्यों और जो 3 संगम हुए थे उनके बारे में भी आज पढ़ा है। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और चेर शासकों के बारे में पढ़ेंगे साथ ही साथ संगम काल की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।